हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट नॉलेज पर। मैं कुमार विनय इस वीडियो में आपसे भूगोल एक विषय के रूप में क्या स्थान रखता है इसके बारे में बात करूंगा। हम लोग क्लास 11 के एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों ने जो इकाई सेकंड है यानी कि इकाई दूसरी और इकाई तीसरी प्रारंभ कर चुके हैं। यानी कि तीसरी इकाई में जो 3 अध्याय हैं उनमें से हमने पहला अध्याय खनिज और शैलों के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा अध्याय हमारा अपक्षय और अपर्दन है और तीसरा अध्याय भू आकृतियां हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन इकाई फर्स्ट जो कि भूगोल एक विषय के रूप में है, ये हमारी छूटी हुई थी। आप में से बहुत से लोगों ने ये सजेशन दिया कि इसको भी कंप्लीट किया जाए, इसीलिए मैं इसको भी कर रहा हूँ। आप लोगों के सजेशन हमेशा आमंत्रित हैं और आप लोग जो भी आप लोग सजेशन देना चाहें या क्रिटिसाइज भी करना चाहें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेहिचक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इकाई फर्स्ट भूगोल एक विषय के रूप में। देखिए, इस इकाई का विवरण जो है इसमें बताया गया है कि भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में स्थानिक गुण विज्ञान के रूप में किस प्रकार से स्थान रखता है, भूगोल की शाखाएं क्या हैं और भौतिक भूगोल जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस पूरे एनसीईआरटी क्लास 11 की, वो उसकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ही अच्छा है उन सभी के लिए, बिगिनर के लिए, जो भूगोल को एक विषय के रूप में समझना चाहते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है भूगोल की एक विषय के रूप में। ठीक है, तो वही चीजें बताई जा रही हैं कि आपने माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। ठीक है, हम लोग जब माध्यमिक स्तर पे पढ़ते हैं तो वहां पर हमारा एक होता है सामाजिक विज्ञान, उसी में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सारे विषय शामिल किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, आप विश्व और इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित होंगे। ठीक है, अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं और उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषयों में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर में हमें पढ़ना क्यों चाहिए। किसी भी विषय की बात की जाए तो सबसे पहले मन में यही सवाल उठना चाहिए कि आखिर में ये विषय हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो वही बातें बताई जा रही है कि हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान के अनेक रूपों से प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकी का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पन्न प्रारंभ किया। ठीक है, हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। जैसे आप लोगों ने धर्मों का विकास देखा होगा, तो जो इस्लाम धर्म का विकास हुआ वो कहाँ पे हुआ, अरब में। उसी तरह ईसाई धर्म का विकास हमारे कहाँ पे हुआ, यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये जो धर्मों का विकास हुआ ये बेसिकली डिपेंड करता है कि वहाँ पे भोजन कैसे होते हैं, वहाँ के वस्त्र कैसे होती हैं, वहाँ की मौसमी दशाएं कैसी होती हैं। उसी तरह से हमारे धर्मों में खान पान को भी शामिल किया गया है कि किस धर्म में कौन सी चीज़ें वर्जित हैं और कौन सी चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। ठीक है, ध्यातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन और उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास से विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसे विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा भौगोलिक सूचना तंत्र, जीआईएस, संगणक मानचित्र कला यानी कि कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर समग्र रूप में कहा जा सकता है कि अगर आपने केवल एक विषय भूगोल में ही अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर ली तो आप राष्ट्र स्तरीय विकास में या राष्ट्र के विकास में भी बहुत सारा योगदान कर सकते हैं। आपके अंदर ये कुशलता, ये योग्यता आ जाएगी कि अपने देश की प्रगति में भी आप योगदान अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आखिर में भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। मीन्स हमारे अलावा बहुत सारे जीव जंतु भी यहाँ पर रहते हैं। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, यानी कि समतल नहीं है। इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। यहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं।
यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास को पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य स्थानों में कई रूप में विद्यमान है। उक्त भिन्नता में भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों को अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने में सक्षम हैं। ठीक है, अत्यंत अगर सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भूगोल जो हमारा है वो पृथ्वी का वर्णन है। अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछे कि भूगोल क्या है तो आप यही बताएंगे कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरिस्टोथेलेस ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम भूगोल का प्रयोग एरिस्टोथेलेस ने किया था, जो कि एक ग्रीक विद्वान है। ठीक है, यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन। ठीक है, जियो हमारा वर्तमान से मत लीजिएगा, जियो किस्म से जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों में एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। यानी कि अब ज्योग्राफी को आप पता चल गया होगा कि ज्योग्राफी का मतलब ही होता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। ठीक है, जैसे एक जनरल अगर टर्म माने तो उसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, लेकिन अगर हम जियोग्राफर या विद्वान जो भूगोल में हुए हैं उनके अनुसार देखें तो मानव के निवास के रूप में पृथ्वी के वर्णन को जो परिभाषित करता है उसे हम लोग भूगोल कहते हैं। आप इस तथ्य से तो परिचित हैं ही कि यथार्थता बहुआयामी होती है और पृथ्वी भी बहुआयामी होती है। इसीलिए अनेक प्राकृतिक विद्वान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अन्य सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का ही अध्ययन करते हैं। मीन्स आप लोग देखेंगे कि ये जितने सारे सब्जेक्ट अभी हमने नाम लिए ये सारे सब्जेक्ट आपको भूगोल के अंदर भी मिलते हैं। ठीक है, भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र से भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट संबंध भी है। भूगोल सभी प्राकृतिक और सामाजिक विषयों में सूचनाधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोल वेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों की विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं का कारण होते हैं। उदाहरणार्थ, फसल की स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार से मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि से भिन्नता का संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। ठीक है, एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। ठीक है, भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य अस्थैतिक नहीं है, अपितु गत्यात्मक होते हैं। वह सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि इनका जो स्वरूप होता है, इनमें जो एक दूसरे से जुड़ाव होता है वो हमेशा कालांतर में बदलता रहता है, एक समान नहीं रहता है। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता है, अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि प्रकृति से हमारे मानव का जीवन किस प्रकार से जुड़ा है, ये चीजें हमें भूगोल में समझने को मिलती हैं। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रमाणित करता है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने पृथ्वी के साथ समझौता, अनुकूलन यानी कि अडॉप्टेशन अथवा अपरिवर्तन, मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। उसने तकनीकी खोज और प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश, प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्यक्षेत्र के लिए क्षितिज में परिवर्धन कर लिया है।
मतलब चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो हमारा आदम समाज था उससे हम लोग उस अवस्था को अब पार कर चुके हैं। यानी कि हम एक ऐसे अवस्था में पहुंच चुके हैं, या हमारा मानव समाज एक ऐसे अवस्था में पहुंच चुका है कि जो हमारे सभी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाए, उनसे किस तरह से मानव के जीवन को और आसान बनाया जाए, इस क्षेत्र में हमने काफ़ी तरक्की प्राप्त कर ली है। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर क्षमता को बढ़ाया तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया। उससे उत्पादन के पैमाने और श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। भौतिक वातावरण एवं मानव की अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। ठीक है, मीन्स ये बताया जा रहा है कि जो हमारे मानव हैं और ईश्वर द्वारा जो चीज़ें हमें प्रोवाइड कराई गई हैं, यानी कि जो चीज़ें हमें दी गई हैं, नेचर से हमें प्राप्त हैं, उनमें किस तरह से रिलेशन बनाया मानव ने। वही बातें कही गई है। कवि ने कहा है कि आपने मिट्टी का सृजन किया, मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं किससे? गॉड से। ठीक है, ईश्वर से बात कर रहे हैं कि आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया उसी मिट्टी से। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया उस रात के अंधेरे को भगाने के लिए। आपने बंजर भूमि बनाई, पहाड़ी भूभाग और मरुस्थलों का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। मीन्स आपने तो बंजर या वीरान जमीनों का निर्माण किया था, लेकिन उनको हरा भरा बाग बगीचे या फूलों की क्यारी से हमने सजाया है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। ठीक है, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, जो कहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं। ठीक है, जो भूगोल को वर्गीकृत किया जाता है वो 2 प्रकार के इस तरह से वर्गीकृत किया गया है कि कुछ प्रश्न यह बताते हैं कि जो हमारे सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, प्राकृतिक विशेषताएं जो पहचान से जुड़े हुए हैं, उनमें क्या के प्रश्न के उत्तर देते हैं। ठीक है, सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों में कौन सा तत्व कहाँ स्थित है से संबंध सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन दोनों प्रश्नों में तीसरे प्रश्न से जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्यकरण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है? एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थित एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें, प्रकृति समग्रात्मक यानी कि होलिस्टिक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व में एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। श्रव्य दृश्य माध्यमों, ऑडियो विजुअल मीडिया और सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रचाल पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण से बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के अंतरापृष्ठ संबंध हैं। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विद्वानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों को साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। रेखा चित्र 1 में भी बताया गया है, उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। भूगोल का अन्य विद्वानों के साथ संबंध दर्शाता है।
वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न-भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता की समग्रता को समझाने में सहायक होता है। देखिए, थोड़ा-सा बोरिंग है, थोड़ा-सा आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा केवल। आगे मैं चीज़ों को जो थोड़ी-सी टिपिकल होंगी उनको मैं आपको समझाते हुए चलूँगा, ठीक है? क्योंकि उसके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न-भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता को समझने में सहायक होती है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उनमें समग्रता में समाकलित करता है। ठीक है? भूगोलवेत्ता सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान, विशेषकर पिछली शताब्दी में, कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान जोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी से युद्ध होने से बचाता रहा। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक को भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, मीन्स जितनी भी सारी हमारी पास्ट में लड़ाइयाँ हुई हैं या जो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में जो हम विश्व का इतिहास पढ़ते हैं, उनमें जो सारी चीज़ें बताई गई हैं वो भौगोलिक व्याख्या के आधार पर भी बताई जा सकती हैं। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है, परंतु उनमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं व प्रव्रजकों को मार्ग की सुविधा देते रहे हैं। मीन्स आपने जैसे पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो हमारे पास हमारे पर्वतों से कट के निकले हुए हैं, उन्हीं से हमारे एशिया में आक्रमणकर्ताओं का प्रवेश हुआ था हमारे भारत में। ठीक है, सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अफ्रीका के संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे। नौ संचालन यानी कि नेविगेशन के लिए तकनीक ने यूरोपीय देशों की भारत सहित कई एशियाओं एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की। यानी कि जो नेविगेशन टेक्निक है, यानी कि समुद्र में गति करने की, समुद्र में चलने की या जहाज़ों के जो गमन की विधियां होती हैं, उन्हीं के द्वारा जो हमारे यूरोपीय देश हैं उन्होंने भारत पर, उसके अलावा एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों पर अपना कॉलोनी बनाई थी, यानी कि उपनिवेश किया था। क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम में गम्यता मिली, आसानी से वो लोग समुद्र के रास्ते से इन देशों में आ सकते थे। भौगोलिक तथ्यों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों के इतिहास की धारा को अपरिवर्तन करने के अधिक उदाहरण मिलते हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तथ्य विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरणार्थ, आ स्थान से बा स्थान पर 1500 किलोमीटर दूर है, जिसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि आ स्थान बा से 2 घंटा दूर है। यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए या 17 घंटों दूर है, यदि तीव्रगामी रेल की यात्रा की जाए। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकल भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। रेखा चित्र 1.1 में है, उसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विद्वानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित करता है। यह संबंध 2 खंडों में रखा जा सकता है। अब कौन कौन से 2 खंड हैं, आइए उनके बारे में समझते हैं। पहला हमारा हुआ भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं, जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है, प्राकृतिक विज्ञान की अंतरः पृष्ठ हैं। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं से प्राप्त करते हैं। जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थैतिक निकेय में निवास करता है। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला, विशेषता मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, जो अक्षांश एवं देशांतर का विवरण प्रस्तुत करता है। पृथ्वी का आकार भूआभ यानी कि जियोइड है, परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है, जो द्विआयामी प्रदर्शन होता है। भूआभ को द्विआयामी में परिवर्तित करने का समाधान लेखाचित्रीय या गणितीय रीत से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर चीजें बताई जा रही हैं कि जो हमारा भूगोल है वो गणित से भी जुड़ा हुआ है। गणित की बात करें यानी कि मैथ्स की बात करें, या हम ड्राइंग की बात करें, कला की बात करें, उनसे भी भूगोल हमारा जुड़ा हुआ है। मीन्स अगर एक भूगोलवेत्ता है, अगर आपको एक ज्योग्राफर बनना है
तो यही चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपको कई फील्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक ज्योग्राफर बनने के लिए या एक भूगोलवेत्ता बनने के लिए आपको बहुत सारे विषयों की जानकारी होनी ज़रूरी होती है, तब आप एक निपुण भूगोलवेत्ता बनेंगे। प्रवीणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। खाका जैसे स्केच करना, मानस मेंटल मानचित्र और मानचित्र कला यानी कि कार्टोग्राफी वर्क हेतु कला में निपुणता आवश्यक है। जैसे बताया गया है कि अक्षांश देशांतर के विवरण के लिए हमें गणित का ज्ञान आवश्यक है। पृथ्वी की भूभाग आकृति जियोइड शेप में उसको मानचित्र में बदलने के लिए यानी कि 3D को 2D में बदलने के लिए हमें गणित का ज्ञान आवश्यक है। उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि खाका खींचने के लिए, मानस के लिए, मानचित्र कला के लिए या मानचित्र को ड्रा करने के लिए हमें कला में निपुणता की भी आवश्यकता होती है। भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ प्राकृतिक विज्ञान की बात की गई, अब सामाजिक विज्ञान की बात की जा रही है। रेखा चित्र में प्रदर्शित प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा में अंतरापृष्ठ यानी कि इंटरफेस संबंध है। भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है जो उस विषय के लिए मूल आधार यानी कि रेजेंट डिटायर होता है। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान करके उसके क्रमशः विकास प्रक्रिया को स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मातृशाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय यथा समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों में घनिष्ठता से जुड़े हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषताएं मिलती हैं। राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य क्षेत्र जनसंख्या प्रभुसत्ता का विश्लेषण है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन, विवरण, विनिमय और उपयोग का विवेचन करता है। इन विशेषताओं में से प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है, अतएव वह आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है जो उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग के स्थानिक पक्ष को दर्शाता है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल जनसांख्यिकी से निकटता से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें बताई गई, ये पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं फिर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं कि भूगोल कहीं ना कहीं सारे विषयों से जुड़ा हुआ है। अब इस फिगर में आप लोग देखिए कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जल विज्ञान, हमारा समुद्र विज्ञान हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर मृदा विज्ञान, मृदा भूगोल हो गया। वनस्पत विज्ञान यानी कि पादप भूगोल हो गया। प्राणी विज्ञान यानी कि प्राणी भूगोल हो गया। अगर हम लोग बात करें पारिस्थितिकी विज्ञान से तो यहाँ से मानव भूगोल जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें पर्यावरण विज्ञान से तो यहाँ से पर्यावरण भूगोल जुड़ा हुआ है। मानव शास्त्र से बात करें तो यहाँ पर सांस्कृतिक भूगोल जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग दर्शन शास्त्र से बात करें तो भौगोलिक चिंतन, जो कि हमारे मेंस में एक टॉपिक ही है भौगोलिक चिंतन का इतिहास, वहाँ से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर हम और आगे बढ़ें तो अगर हम समाज शास्त्र से बात करें तो सामाजिक भूगोल से जुड़ा हुआ है। इतिहास से बात करें तो ऐतिहासिक भूगोल से जुड़ा हुआ है। राजनीति शास्त्र से बात करें तो राजनैतिक भूगोल से जुड़ा हुआ है। जननांकी से बात करें तो जनसंख्या भूगोल से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। आर्थिक सांख्यिकी से बात करें तो भूगोल में परिमाणात्मक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके जुड़ा हुआ है। गणित और खगोलिकी में गणित और खगोलीय भूगोल से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें भूविज्ञान तो भू आकृतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। मौसम विज्ञान से, मेट्रोलॉजी से हमारा जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी जुड़ा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जितने विषय हैं, ठीक है, इसीलिए भूगोल बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। भूगोल समझने के लिए बहुत सारे विषयों का अध्ययन, बहुत ही अच्छा अध्ययन आवश्यक होता है, यानी कि हमें सभी फील्ड में जानकारी मिले। ठीक है, इसीलिए ऑप्शनल के रूप में भी भूगोल काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि न केवल ये ऑप्शनल में, उसके अलावा अन्य फील्ड में भी इसके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, चाहे जीएस फर्स्ट पेपर की बात करें या हम प्री की बात करें। इसीलिए ज्योग्राफी ऑप्शनल सबका पसंदीदा होता है। इसके पीछे का रीजन यही है जो आप लोग यहाँ पर इस चार्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ के बात करते हैं। तो उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विद्वानों में घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। यह अध्ययन के विविध तंत्र एवं उपादानों का अनुसरण करता है जो इसे अन्य विषयों से पृथक करता है। ठीक है, इसका अन्य विषयों से परासरणिक यानी कि ऑस्मोटिक संबंध होता है, जबकि अन्य सभी विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। मीन्स कभी कभी ये भी कहा जाता है कि भूगोल एक उधार का विषय है। ठीक है, मीन्स सभी विषयों से मिलकर के बना हुआ है। भूगोल व्यष्टिपरक सूचनाओं के बहाव का अवरोध नहीं करता, जैसा कि शरीर की सभी कोशिकाओं को एक झिल्ली द्वारा पृथक पहचान होती है, परंतु रक्त का बहाव अवरुद्ध नहीं होता है।
भूगोलवेत्ता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के परिक्षेत्र में उसका संश्लेषण करता है। मानचित्र भूगोलवेत्ताओं का बहुत प्रभावशाली उपकरण होता है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिरूप के प्रकाश में लाने के लिए सारणीबद्ध आंकड़ा दृश्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ पर भूगोल की शाखाओं के बारे में बात की है। पुनः स्मरण हेतु कृपया चित्र 10.1 का अध्ययन करें, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो आप लोगों ने एक बार देख लिया है, मैं आपको जो चीजें होंगी वो बताया करूंगा आगे। इससे यह स्पष्टता प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन का एक अंतर शिक्षण यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम है। एक तो वस्तुगत यानी कि क्रमबद्ध रूप से करें, और दूसरा हम लोग प्रादेशिक रूप से करें। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने प्रवर्तित किया था, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर ने किया था। वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम उसे क्या करना होगा, विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण करेगा वो, जैसे विषुवत रेखीय सदाबहार वन, वन नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तरों पर प्रदेश में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश की सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मीन्स क्रमबद्ध की बात की जा रही है कि अगर हमें किसी का अध्ययन करना है, किसी प्राकृतिक वनस्पति का करना है, तो हम लोग पूरे विश्व में जाएंगे और उस पार्टिकुलर, मान लीजिए देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको प्राकृतिक वनस्पतियों का अध्ययन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे विश्व में जाएंगे और उस प्राकृतिक वनस्पति के बारे में या प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में, कहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कहाँ पे सदाबहार वन है, कहाँ पे पर्णपाती वन है, कहाँ पे कौन सी वन है, तो पूरे रीजन में जाकर के हम उसको सर्च करेंगे। लेकिन जो हमारा दूसरा रीजन है, जो हमारा दूसरा तरीके का है प्रादेशिक उपागम, उसका मतलब है हम किसी एक खास प्रदेश में जाएंगे और उस प्रदेश के बारे में सारे तथ्यों का अध्ययन करेंगे। मीन्स वहाँ पे कैसे वर्षा होती है, कैसे बारिश होती है, कैसे वन पाए जाते हैं, कैसी खेती होती है, कैसे आर्थिक भूगोल की दृष्टि से क्या चीजें वहाँ पे हैं, तो इन सारे तथ्यों का हम लोग वहाँ पे अध्ययन करेंगे। उसी के बारे में बताया जा रहा है कि भूगोल का अध्ययन करने का हमारे पास दो तरीका होता है। ठीक है, बेसिकली अगर बात करें कि आप क्या करें, या तो चूज कर लें कि हमें पहले पूरी दुनिया के वनों के बारे में जान लेना है, पूरी दुनिया में खेती के बारे में जान लेना है, या इस तरह से पढ़ें, या आप किसी पार्टिकुलर फील्ड को लें। मान लीजिए कोई एक कंट्री ले लिया, तो उस कंट्री के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा कर ली, फिर दूसरी कंट्री ले उसके बारे में ले ली, या आपने कोई एक महाद्वीप ले लिया उसके बारे में इकट्ठा किया। तो इस तरीके से भूगोल को पढ़ने का दो तरीका होता है। ये प्रादेशिक, प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश के तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता को खोज करते हुए किया जाता है। ठीक है, हम लोग विविधता में एकता की खोज करते हुए एक प्रदेश की दृष्टि से इसका अध्ययन करते हैं। द्वैतवाद भूगोल का एक प्रमुख विशेषता है। इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका है। द्वैतवाद अध्ययन में महत्व दिए जाने वाला पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में इसे स्वीकार किया गया मानव धरातल पर समाकलित भाग है। वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने से मानव भूगोल का विकास हुआ है। अब शाखाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। ठीक है, क्रमबद्ध उपागम के आधार पर अभी हम लोग जान रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसका जो पहला पार्ट है ये हमारा हुआ भू आकृति विज्ञान, या भू आकृतियों, उनके क्रम विकास और संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जो हम लोग वर्तमान में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड हमारा होता है जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है, जो कि हम लोग क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। जल विज्ञान की बात करें तो जल विज्ञान लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि समुद्र विज्ञान। यह धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित है तथा उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके कार्यों के प्रभाव का अध्ययन है। यहाँ पर आप लोग ये सारणी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। फिर हम लोग बात करते हैं अगला, जो कि है मृदा भूगोल। यह मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी का प्रकार, उनकी उत्पादकता का स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। अब हम लोग बात करते हैं मानव भूगोल की।
ये सारणी अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। मानव भूगोल की बात करें तो इसमें सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल है। इसके अंतर्गत समाज और इसके स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मक एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन आता है। जनसंख्या और अधिवास भूगोल, यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप व अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इसी में आर्थिक भूगोल की। तो यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक भूगोल की। ऐतिहासिक भूगोल की बात करें, यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती हैं। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में यह सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी का व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। फिर हम बात करते हैं राजनीतिक भूगोल की। तो यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। हमने सेकंड जान लिया, अब थर्ड जानते हैं जीव भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती हैं, जैसे जीव भूगोल, इसमें पशुओं और उनके निवास स्थान से स्थानिक स्वरूप और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। दूसरा हमारा हुआ वनस्पत भूगोल, यह प्राकृतिक वनस्पत का उनके निवास क्षेत्र हैबिटेट में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। तीसरा हमारा हुआ पारिस्थितिक विज्ञान, इसमें प्रजातियों के निवास स्थित क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और चौथा हमारा होता है पर्यावरण भूगोल, संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमिह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया गया, जिसके अध्ययन हेतु शाखा का विकास हुआ है। फिर हम बात करते हैं प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। पहला हमारा हुआ बृहद, मध्यम, लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन। दूसरा हमारा हुआ ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन। तीसरा हमारा होता है प्रादेशिक विकास। चौथा हमारा होता है प्रादेशिक विवेचना विश्लेषण। दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ हैं, ये हैं कौन कौन से। नंबर एक हुआ हमारा दर्शन यानी कि भौगोलिक चिंतन। दूसरा हमारा हुआ भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया, मानव पारिस्थितिकी। खा हमारा हुआ विधितंत्र एवं तकनीक, इसमें कौन कौन से हैं, सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्रण, परिमाणात्मक तकनीक, सांख्यिकी तकनीक, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां, भू सूचना विज्ञान तकनीक जैसे दूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र, जीआई, वैश्विक स्थितीय तंत्र, जीपीएस। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करें उपरोक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विषय रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया एवं पढ़ाया जाता है। जो ढांचा हमने अभी तक पढ़ा है, जो तरीका हमने पढ़ा है यानी कि क्रमबद्ध, इसी के अनुरूप भूगोल को पढ़ाया जाता है। यानी कि जैसे हम लोग किसी पार्टिकुलर टॉपिक को अगर शुरू करें तो उसका अध्ययन हम लोग खत्म कर दें। मीन्स अगर हम लोग कृषि पढ़ रहे हैं तो पूरे विश्व की कृषि को इसी क्रम में पढ़ लें। अगर हम किसी अन्य चीज़ को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए वहाँ की जलवायु पढ़ रहे हैं तो जलवायु को पढ़ लें, वन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वन को पढ़ लें। इसी तरह से इसी क्रम में ज़्यादातर फॉलो किया जाता है या भूगोल को पढ़ाया जाता है इसी क्रम में। परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नई विधि तंत्र एवं नई तकनीक के छात्र अग्रसर होता रहे, तकनीक के साथ छात्र अग्रसर होता रहे। उदाहरणार्थ, जो पहले हस्त निर्मित मानव चित्रण तकनीक थी अब संगणक निर्मित मानव चित्रण में परिवर्तित हो चुकी है। यानी कि जो हमारी मानचित्र पहले बनती थी हाथों के द्वारा, वो अब संगणक निर्मित यानी कंप्यूटरों के द्वारा निर्मित मानचित्र में परिवर्तित हो गई हैं। तकनीकी ने विद्वानों को बृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान की है। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है, इस प्रकार विश्लेषण क्षमता की अपार वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि जीआईएस ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला है। वैश्विक स्थितीय तंत्र बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। आप इन तकनीकों को कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 में जान सकेंगे। तो प्रयोगात्मक कार्य है उसको हम लोग स्किप करेंगे। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उनके उपयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे।
चलिए बात करते हैं भौतिक भूगोल और इसका महत्व, जो कि हमारा पुस्तक का शीर्षक है। पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित बनाती हैं या करती हैं। यहाँ भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्त संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल यानी कि भू आकृतियां, प्रवाह, उच्चावच, वायुमंडल में इसकी बनावट, संरचना, तत्व और मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि के बारे में जानेंगे। जलमंडल में हम लोग समुद्र, सागर, झीलें व जलमंडल में संबंधित तत्व। जैवमंडल जीव के स्वरूप, मानव तथा बृहद जीव और उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्राचार यानी कि इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एवं पारिस्थितिकी संतुलन का अध्ययन होता है। मिट्टियां मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती हैं तथा वह मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर करती हैं। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा पार्श्विका यानी कि प्रोफाइल के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतियां आधार प्रदान करती हैं, प्रस्तुत करती हैं, जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती हैं। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन और खनिज संपदा विकसित होती है। पर्वत चारागाहों, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार तथा निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। जलवायु का वनस्पति, सम्य प्रतिरूप, पशुपालन एवं उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित कर देती है, जैसे वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशन, वायु शीतक यानी कि जो फ्रिज होती है इत्यादि। तापमान तथा वर्षा वनों के घनत्व एवं घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है। वर्षा भूमिगत जल धारक प्रस्तर को पुनर्वेशित कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव कराती है। ये सब जनरल चीजें आप लोग समझ रहे होंगे आसानी के साथ। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं, वहीं मछली और अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है। भारत ने समुद्री तल से मैग्नीज पिंड यानी कि नॉड्यूल्स एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है। नॉड्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समुद्र विज्ञान में एक टॉपिक हमारा छूटा हुआ है ओशिनियोग्राफी में, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नीज पिंड क्या होते हैं। मृदा एक नवीनीकरणीय पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मृदा की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित होती है। मृदा पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य से पूर्ति हेतु भौतिक भूगोल एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीक की सहायता से संसाधनों का बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। अतएव सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। ठीक है, ये अध्याय समाप्त हुआ। कुछ हमारी सारणियां हैं, उनको हम लोग पहले देख लेते हैं कि उन सारणियों को क्या बताया गया है, कौन कौन से किस तरह से डिवाइड किया गया है भूगोल को। तो भूगोल क्या है? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिकीय क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये कहा है रिचर्ड हॉर्ट सोन ने। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। तो चलिए हम लोग सारणी देख लेते हैं, जो ऊपर हमारी सारणी 2 बची हुई थी उनके बारे में। पहले सारणी देखिए, भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपगमन के आधार पर। ठीक है, जो हमने क्रमबद्ध उपगमन पढ़ा था उसके आधार पर। तो उसके आधार पर भूगोल को पहले 4 भागों में हम लोग बांट देते हैं। पहला हमारा हुआ भौतिक, दूसरा हमारा हुआ सिद्धांत यानी कि दर्शन के बेस्ड, तीसरा हमारा विधि और तकनीक, और चौथा हुआ मानव। फिर हम लोग सिद्धांत और दर्शन को 2 भागों में बांटते हैं, भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिक यानी कि भू और मानव की पारस्परिक जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में। विधि और तकनीक में हम मानचित्र कला, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि यानी कि किसी एरिया का अगर हमें सर्वे करना होता है, सर्वेक्षण करना हो तो उसकी विधि, मात्रात्मक तकनीक और भू सूचना। फिर हम लोग बात करते हैं मानव की, तो ये चीजें फिर आ जाती हैं जो हमारे अंतरापृष्ठ जीव भूगोल के अंतर्गत आती हैं। यहाँ से हमारा आता है जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, मृदा भूगोल। और अगर हम आगे आते हैं अंतरापृष्ठ जीव भूगोल में, तो इसमें हमारा आता है पादप भूगोल, प्राणी भूगोल, पारिस्थितिकी और पर्यावरण भूगोल। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे मानव भूगोल के अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक, जनसंख्या और बस्ती, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, ग्रामीण, नगरीय, कृषि, पर्यटन, अवसंरचना,
और यहाँ पर औद्योगिक, व्यापार और परिवहन तथा सेवाएं, ये सब चीज़ें शामिल की गई हैं। दूसरी श्रेणी जो हमारी दूसरी टेबल दी गई है, ये प्रादेशिक उपगमन के आधार पर होती है। जैसे हम लोग किसी में पहुंचे तो प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन करेंगे, तो वहाँ का स्थूल प्रादेशिक अध्ययन करेंगे, मध्य प्रादेशिक अध्ययन करेंगे और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन करेंगे। उसके बाद में प्रादेशिक विकास जानेंगे, प्रादेशिक विश्लेषण जानेंगे, प्रादेशिक योजना जानेंगे। उसके अंतर्गत हम लोग देश यानी कि ग्रामीण योजना को जानेंगे और शहरी योजना को जानेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें बताई गई हैं। भूगोल का अध्ययन करने का तरीका एक होता है क्रमबद्ध और दूसरा होता है प्रादेशिक उपगमन के आधार पर, जिसमें जो हमें सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है वो होता है हमारा क्रमबद्ध के आधार पर, जिस तरह से हम लोग वर्तमान में अध्ययन कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।